छात्रों, आज हम जूठन आत्मकथा के कुछ अंशों की चर्चा करेंगे। जूठन आत्मकथा के वे अंश जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उन पर चर्चा करना परम आवश्यक है। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हमें जानना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित जूठन आत्मकथा के अंश का सारांश बताइए। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं जूठन आत्मकथा का सारांश। दलित साहित्यकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि का मूर्धन्य स्थान है। आपने कविता, कहानी, आत्मकथा, आलोचना आदि के क्षेत्र में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। दलित साहित्य के लिए आपका अमूल्य योगदान है। यद्यपि आपको आलोचना आदि क्षेत्रों में महारत हासिल हुई है, तथापि आपकी प्रसिद्धि का आधार जूठन आत्मकथा है। इसमें लेखक ने अपने विगत जीवन के अनुभवों एवं विषम परिस्थितियों का वर्णन किया है। संपन्न सवर्ण परिवारों के यहाँ होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में बचने वाले उच्छिष्ट भोजन अर्थात झूठे भोजन जो फेंकने योग्य होता है को दलित वर्ग की महिलाएं सुखाकर रख लेती थीं और कई दिनों तक भोजन के रूप में अपने परिवार को खिलाती थीं। इसीलिए इस आत्मकथा का नाम जूठन रखा है। यह आत्मकथा पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी, जर्मनी, स्वीडिश आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। कई भाषाओं में इस आत्मकथा का अनुदित होना यह सिद्ध करता है कि यह आत्मकथा कितनी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रही है। इसी बात से जूठन की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित जूठन आत्मकथा के अंश का सारांश कुछ इस प्रकार है। इस आत्मकथा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सन 1952 के समय को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना किया है, जिन विषम परिस्थितियों को झेला है, उन सभी का वर्णन उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में किया है। लेखक जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में पानी की कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी, न तो पीने के पानी की
और न ही पानी के निकासी की। बरसात के दिनों में वहाँ का जीवन नारकीय जीवन होता था। गलियों में कीचड़ भरा रहता था और आना जाना कठिन होता था। कीचड़ में सूअरों की गंदगी भरी रहती थी और बारिश के बाद रुकने के बाद गंध आने लगती थी। मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े उसमें पनपते रहते थे। इस प्रकार ऐसे वातावरण में लेखक ने अपना जीवन व्यतीत किया है। महीनों रास्तों में पानी भरा रहता था और पानी से निकलकर ही स्कूल जाना पड़ता था। हमारी बस्ती के इर्द गिर्द चौड़े अधिक थे, उनका पानी गलियों में भर जाता था, तो पानी के निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी और पीने के पानी की व्यवस्था भी अत्यंत ही भंग थी। बस्ती में एक कुआं था, चंदा करके उस कुएं को पक्का बनवा लिया गया था। उसकी जगत और मुंडेर ऊंची थी, फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबे लंबे कीड़े पड़ जाते थे और उसी पानी को लोगों को पीना पड़ता था। लेकिन जो दूसरा कुआं था, तागांव का कुआं था, उस तागांव के कुएं से पानी भरने का इनको अधिकार नहीं था। ये जीवन की व्यवस्था उन्होंने दिखाई है कि उस समय दूसरा कुआं भी था, लेकिन उससे इनको पानी भरने का, इनके समाज को पानी भरने का, इनके मोहल्ले वालों को पानी भरने का अधिकार नहीं था। दूसरी समस्या लेखक बताता है कि सभी के मकान कच्चे मकान बने हुए थे और बरसात के दिनों में उसमें रहना बहुत ही मुश्किल होता था। बारिश में भीषण बारिश में कच्चे मकान गिर जाते थे और पानी की वजह से टपकने लगते थे। उनको टपकने से रोकने के लिए कभी कभी मिट्टी के ढेले से उसको रोकना पड़ता था और जहाँ जहाँ मकान टपकता था वहाँ वहाँ खाली बर्तन रख दिया जाता था। बर्तन में टपकते हुए पानी टन टन की आवाज़ करता रहता था और वह बर्तन बहुत जल्दी ही भर जाता था और उसको खाली करना पड़ता था, फिर दोबारा से वह बर्तन लगाना पड़ता था। मूसलाधार बारिश के कारण, उसके भीषण प्रकोप के कारण से रात भर लोग सो नहीं पाते थे और उन्हें ये डर बना रहता था कि कहीं कोई छत ना गिर जाए, कहीं कोई दीवार ना गिर जाए, ये डर उनमें बना रहता था। और जैसी उनकी आशंका होती, उससे कहीं ज़्यादा भयानक मंजर उन्हें देखने को मिलता। लगातार बारिश होने के कारण से मिट्टी फूल जाती और कभी किसी की दीवार गिर जाती, कभी किसी का छज्जा गिर जाता, कभी किसी की छत गिर जाती और उसमें उनका सामान भी दब जाता। लोगों को विषम परेशानियों और परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था और इस दौरान लोगों ने मामराज तागा से अनुनय विनय किया और उन्होंने अपनी बैठक को खोल दिया। तब जाकर लेखक के पिताजी और माँ उस बैठक में अपने सामान को लेकर पहुँच जाते हैं और जैसे ही इनके मोहल्ले वालों को पता चलता है, वे लोग भी सभी धीरे धीरे उसी बैठक में पहुँच जाते हैं।
खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जो अनाज था वो खराब हो चुका था, और फिर दूसरे स्थान पर आप क्या क्या ले जा सकते हो। उनकी माताजी ने चने उबाले और नमक डालकर रात को उन्हीं को खिलाया, और लेखक कहता है कि उन चनों में जो स्वाद था, जो संतुष्टि थी, वैसी संतुष्टि मुझे 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलती है। इतनी विषम परिस्थितियों को उन्होंने झेला था, और प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांझ होते होते अंधेरा हो गया, दिया कोई पास नहीं था, ना ही कोई डिबरी या लालटेन थी। चूल्हे में जलती उपलों की आग अंधेरे से लड़ने का प्रयास कर रही थी। ऐसे वातावरण में आपसी रंजिश को भूलकर बस्ती के सभी लोग एक छत के नीचे आ गए थे। अगले दिन लेखक के पिताजी कुछ अनाज की व्यवस्था के लिए जाते हैं, लेकिन निराश लौटते हैं, और गांव का प्रधान अनाज देने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि अपने लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में अनाज ले जाओ। सालाना नौकर अर्थात बंधुआ मजदूर रखने की शर्त प्रधान रखता है। पिताजी निराश होकर वापस लौट आते हैं। माताजी के लिए थोड़े से चावल मिल जाते हैं। वे उन चावलों को उबालती हैं, और जो है उसमें चावल कम और पानी ज़्यादा रख देती हैं। उसके बाद में उससे जो निकला हुआ माड़ होता है, उसको भी 2 भागों में रख देती हैं। एक भाग में उसको छौंक लगाकर बच्चों को पीने के लिए देती हैं, और दूसरा भी खाने और पीने के काम आता है। उस समय लेखक और उसके साथी छोटे छोटे बच्चे रहे थे, और वे जो है भूख से अत्यंत व्याकुल थे, और उस भूख की व्याकुलता उस माड़ से पूरी करते हैं। लेखक लिखता है कि वह माड़ हमारे लिए किसी दूध से कम नहीं था, और उस समय नमक मिलाकर पीने से अच्छा लगता था। यदि कभी कभार गुड़ मिल जाता था तो माड़ और लजीज हो जाता था। माड़ पीने की ये आदत किसी शौक या फैशन की देन नहीं, अभावों और फाकों से बचने की मजबूरी थी। फेंक देने वाली चीज़ हमारे लिए भूख मिटाने की वाली थी। तो इस प्रकार लेखक ने विषम परिस्थितियों के लिए झेला है, समस्याओं को भोगा है, और उस भोगे हुए यथार्थ को अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा, जाना होगा। धन्यवाद।